जित्सु एक बहुत इंटेलिजेंस बेस्ड स्पोर्ट है और आई थिंक इंडियंस जनरली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हम लोग बहुत स्ट्रेटेजिक होते हैं और यहाँ पर हम लोग का फ़ायदा ये है कि यहाँ से आप अपनी इंटेलिजेंस को भी यूज़ कर सकते हैं और उससे आप फिट भी हो सकते हैं। मैट्रिक्स फाइट नाइट ने कितना कमाल का काम किया है, क्योंकि उनसे पहले मैट्रिक्स फाइट नाइट से पहले 4-5 साल ऐसा पीरियड था जब इंडियन एमएमए बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा था, क्योंकि उससे पहले सुपर फाइट लीग थी जो बंद हो गई। उसके बाद 4-5 साल कुछ हुआ नहीं। अब एक्चुअली लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हमें एमएमए सीखना है या हमें जित्सु सीखना है। ये पहली बार हुआ है इतने 10 सालों में कि अब लोगों को एक्चुअली अवेयरनेस हो गई है। और मैं अब लोगों से बात करता हूँ, किसी भी फंक्शन में जाता हूँ, लोग बोलते हैं आप क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ मैं एमएमए करता हूँ। आप सबको पता है क्या है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव, एबीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और अब एशियन गेम्स अब हमारे सभी के सामने खड़े हैं, जिसकी शुरुआत होने वाली है सितंबर से। और खास आज हमारे साथ एक एथलीट मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सिद्धार्थ सिंह जी मौजूद हैं, जो जित्सु आपने सुना होगा, वो अब रिप्रेजेंट करेंगे देश को वहां पर जाकर के। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका। थैंक यू सो मच सचिन जी, आपने मेरे को बुलाया और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। जी सिद्धार्थ जी, पहले भी मेरी आपसे मुलाकात हुई, हमने कई सारी बातचीत की थी, लेकिन ये जी। बहुत खास है क्योंकि अब बारी आ चुकी है एशियन गेम्स की, एशियाड की, जो कि शुरू होने वाले हैं। चाइना के अंदर गैंगजो में है। कैसी फीलिंग आ रही है आपको, क्योंकि जिजित्सु भी जो है अब हिस्सा बन गया? बहुत अच्छा लग रहा है और एक्चुअली मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में रहा हूँ, तो एशियन गेम्स में खेलने का हमेशा से एक ड्रीम था, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। तो इस बार चांस मिल रहा है तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ, पर बहुत एक्साइटेड हूँ। वो कहेंगे ना कि फ्लैग बेयरर हैं आप जिजित्सु की, अगर हम बात करें। और ये गेम है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे जितने भी लोग जानने लगे, वो शायद आपने जिस तरीके से इस गेम में परफॉर्मेंस दिया है। चाहे हम अबू धाबी पिछले साल जो गेम्स हुआ था वहाँ आपने सिल्वर जीता था, उसके बाद अभी अगर करंट टाइम्स में हम बात करें, रिसेंटली हमने देखा कि ट्रेनिंग सेशंस भी हुए हैं। और आप हमने देखा हल्द्वानी में जो सेशन हुए, वहाँ पर भी आपने रिजल्ट आपका टॉप के तौर पर ही आया है। और कैसे देखते हैं आप जिजित्सु जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है इंडिया के, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा सपना है जो अब कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आ रहा है? जी, हमेशा से मेरा गोल यही था कि इंडिया में जित्सु और एमएमए का स्पोर्ट हम प्रमोट करें और ग्रो करें। और पिछले 10 साल से संघर्ष यही रहा है कि स्पोर्ट को कैसे हम लोग ग्रो करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अब बिकॉज इतने सालों से मैं कंपटीशन खेल रहा हूं, जीत रहा हूं, इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर। आपने हल्द्वानी की बात की, मैंने 10th टाइम नेशनल चैंपियनशिप जीती, वहाँ पर एशियन ट्रायल्स हुए थे, तो उसको जीत के मैं आया हूँ। तो अब बिकॉज अभी एशियन गेम्स हैं, सब लोग उसको देख रहे हैं, सब लोग जिस की तरफ पहली बार इतने कीन नज़रों से देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी खुशी हो रही है कि हम लोग के स्पोर्ट को फाइनली थोड़ा सा अटेंशन मिल रहा है, थोड़ा सा लाइमलाइट मिल रहा है। 2018 में मैं आपको बता दूं, जिजित्सु जो है ऐड हुआ गेम्स के अंदर, एशियन गेम्स के अंदर। और अब 2022 के जो गेम्स होने थे ड्यू टू कोविड जो है 2023 में शिफ्ट हुए। और जिजित्सु जो है वो गेम्स का हिस्सा है। टोटल 40 गेम्स जो है एशियन गेम्स में होने वाली हैं, और जिसमें सिद्धार्थ जी भी पार्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका रहेगा। सिद्धार्थ जी, आपकी वेट कैटेगरी 69 केजी में आप खेलते हैं, और इंडिया में और भी जिजित्सु के प्लेयर जो एथलीट्स है 62 केजी में भी जा रहे हैं, कुछ फीमेल्स भी हैं 49 केजी में, वो भी जा रही हैं। क्योंकि अब ये और ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि एशियन गेम्स में तमाम बड़े बड़े नेशंस और आते हैं। वहाँ पे चाइना भी होगा जो कि इस समय टॉप पर चल रहा है एशियन गेम्स में, अगर हम मेडल्स की टैली में बात करें। इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, कई सारे देशों के जो है वहाँ पे जिजित्सु प्लेयर्स आने वाले हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस चैलेंज को, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है? वही मैं आपको बोला कि इतना प्रेशर और इतना स्ट्रेस कभी ज़िंदगी में पहले फेस नहीं किया है। अब तो घर वाले खुद बोलने लगे कि इस बार तो जीत के आना है। तो बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है, बट हम लोग का स्पोर्ट है, हम उसको सालों से कर रहे हैं, तो इतना कोई डरने की बात नहीं है। डेफिनेटली वहाँ जाएंगे और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। और जब हम देशों की बात करते हैं तो टॉप देश एशिया में जित्सु के लिए यूएई है। यूएई में एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, बट उनके स्कूलों में कंपलसरी जित्सु करना, तो बच्चे 5-5, 6-6 साल की एज पे स्टार्ट कर देते हैं। तो उनकी कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली हम लोग थोड़े से पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ कितने लोग कर रहे हैं ट्रेनिंग और अवेयरनेस। और उसके अलावा कजाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग देश है। कजाकिस्तान में भी गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है स्पोर्ट को, कॉम्बैट स्पोर्ट्स को। तो ये और जापान हो गया, और ये एडवांस, काफ़ी एडवांस्ड है एमएमए के लिए। बट आई थिंक ये पहली बार इंडिया को एक चांस मिल रही है कि हम एक लेवल फुटिंग पे जा रहे हैं इन देशों के अगेंस्ट। और इंडिया तो बहुत यंग है, मतलब मैं आपको 10 साल पहले जब मैंने
क्रॉस ट्रेन शुरू किया था तो किसी को पता नहीं, नाम में नहीं पता था। 5 साल तक लोगों को नाम नहीं पता था कि जित्सु क्या होता है। तो अब लोगों को पता चल रहा है, बट हमें चांस मिल रही है इतने बड़े देशों के साथ कम्पीट करने का। तो डेफिनेटली हम लोग की टीम में काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया के लिए मेडल ला सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सिद्धार्थ जी की अगर हम बात करें तो एमएमए फाइटर्स भी ये तैयार करते हैं और क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब जो है वो भी इनका चलता है, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया हो चुका है अब। और लगातार हम मिक्स मार्शल आर्ट्स से जुड़े हुए कई सवाल आपसे करते हैं, क्योंकि हमने रिसेंट देखा अंशुल का परफॉर्मेंस बहुत शानदार आया था जी। और उनको भी आपने ही ट्रेन किया, वो भी आपके ही हम देखते हैं सेंटर में ट्रेनिंग करने आते हैं। जी। अगर हम जिजित्सु की बात करें करंट टाइम्स में, तो आपको कुछ ज़रूर कुछ फ़ोन भी आए होंगे कि अगर कुछ नए जो है यंगस्टर जो हैं इस प्रोफाइल में आना चाहते होंगे, जुड़ना चाहते होंगे। जी। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ और एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि हाल ही में जो ट्रायल्स हुए हैं वहाँ पे और भी इंडियन जिजित्सु खिलाड़ी होंगे जो कि अभी रिप्रेजेंट करेंगे, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि अब सामने एशियन गेम्स है? हाँ, तो आपका एक सवाल था कि लोग कॉल कर रहे हैं, तो हाँ, वो हो रहा है। अब काफ़ी लोग पहले कॉल करते थे, बोलते थे मेरे को स्ट्रीट फाइटर बनना है। कोई कॉल करता था कि मैंने ये पिक्चर देखी है, नेवर बैक डाउन पिक्चर देखी है, उसको देख के मुझे को ट्रेनिंग करनी है। 2017-18 में रोंडा राउसी आई थी, तो काफ़ी सारे फीमेल्स ने बोला था हमें भी फाइटर बनना है। जी। और फिर कॉनर मैग्रेगर वाला फेज आया था, उसके बाद लोग बोल रहे थे हमें कॉनर मैग्रेगर की तरह बनना है। अब एक्चुअली लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हमें एमएमए सीखना है या हमें जित्सु सीखना है। ये पहली बार हुआ है इतनी 10 सालों में कि अब लोगों को एक्चुअली अवेयरनेस हो गई है। और मैं अब लोगों से बात करता हूँ, किसी भी फंक्शन में जाता हूँ, लोग बोलते हैं आप क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ मैं एमएमए करता हूँ। अब सबको पता है क्या है। तो वो बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था कि 25-30 साल में भी लोगों को पता चलेगा कि एमएमए क्या होता है, जित्सु क्या होता है, बट पता चल रहा है। और हाँ, हम लोग के एमएमए फाइटर्स इंडिया के कितने, अंशुल कितना अच्छा कर रहा है, और काफ़ी और फाइटर्स भी हैं जो तैयार हम लोग कर रहे हैं यूएफसी के लिए, वन चैंपियनशिप के लिए। तो डेफिनेटली राइट ट्रैक पे हैं हम लोग। मैं इसी पे जुड़ा एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि अंशुल आपकी निगरानी में ट्रेन करके जी। बड़ा नाम बन चुके हैं अब देश के अंदर। अंशुल की जीत के बाद क्या आपको लगता है कुछ एक बड़ा ट्रांसफॉर्म हुआ है, खासतौर पर यंगस्टर जो हैं अब मिक्स मार्शल आर्ट्स की अगर हम बात करें थोड़ा और सीरियस हो गए इंडिया के अंदर? डेफिनेटली, बिकॉज काफ़ी टाइम तक बच्चे थे 16-17-18 साल के, उनको ट्रेनिंग करना था। वो अपने पेरेंट्स के पास जाते थे, वो बोलते थे हमें स्पोर्ट करना है। तो पेरेंट्स का नेचुरली सवाल होता था कि स्पोर्ट का फ्यूचर क्या है, कहाँ जाओगे आप। और हम लोग के पास कोई एग्जाम्पल था नहीं, कहाँ जा सकते हो आप। यूएफसी कोई गया नहीं था, जीता नहीं था। अब एटलीस्ट ये है कि बच्चे बोल सकते हैं कि हम अगर ट्रेनिंग करेंगे तो हम अंशुल जुबली यूएफसी में हैं, जीत चुके हैं, उनको फाइट कॉन्ट्रैक्ट मिला, अच्छा पेमेंट मिला, इंटरनेशनल फेम मिली। तो एटलीस्ट अब वो शुरुआत हो गई, जब छोटे छोटे बच्चे भी अब ट्रेनिंग पे आ सकते हैं। क्योंकि इंडिया के बाहर अगर आपने देखा है तो 5 साल के 6 साल के बच्चे बचपन से ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो जब तक 18 साल के होते हैं उनका 12-13 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है। हमारे बेचारे 22 साल पे शुरू कर रहे हैं एज में। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा शिफ्ट है। आई थिंक अंशुल दोबारा इस साल होपफुली फाइट करेगा, जीतेगा, उससे फिर और स्पोर्ट आई थिंक इंडिया में ग्रो करने वाला है। क्योंकि आप बहुत सारे ट्रेन करते हैं एथलीट्स को, और कभी आपका मन नहीं हुआ कि मिक्स मार्शल आर्ट में एज अ प्लेयर आप भी उतर जाएं? हालांकि थोड़ा ये चैलेंजिंग भी होगा, क्योंकि आप जिनको ट्रेन करते हैं वो आपके कंपटीटर्स हो जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा हम आगे देख सकते हैं या आपके नो प्लान्स है मिक्स मार्शल आर्ट? मैं एक्चुअली बहुत बॉक्सिंग खेल चुका हूँ, कंपटीशन में मुay थाई खेल चुका हूँ, एमएमए भी। एक्चुअली जब मैं आया था लंदन से वापस, तो प्लान था कि एमएमए खेलना है, बट बिकॉज उस टाइम से ही 70 किलोज जो मेरा वेट था, उसमें बहुत सारे फाइटर्स मुझे ऑलरेडी थे। तो एज अ कोच मेरी प्रायोरिटी थी कि हम लोग के फाइटर्स को चांस मिले। और अगर आप फाइटर भी हैं, आप कोच भी हैं, तो आपके जिम में जो आपके टीममेट्स हैं वो टीममेट्स होने चाहिए या कंपेटिटर्स होने चाहिए, वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने एक स्टेप बैक लिया। मैंने कहा मैं अपनी ड्यूटी एज अ कोच रखूंगा, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, कुछ छुपाऊंगा नहीं। और इसलिए मैंने फिर कॉम्पिटिशन से विड्रॉ किया। तो एमएमए मैंने खेलता हूँ, बट जित्सु में खेलता हूँ। तो वही मेरा जो कंपटीशन स्पिरिट है वो मैं जित्सु के थ्रू निकालता हूँ। मन बहुत करता है एमएमए करने का, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग के ऑलरेडी स्टूडेंट्स उस वेट क्लास में, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि स्टूडेंट्स से राइवलरी हो, फाइट हो, तो इसलिए मैं कम्पीट नहीं करता हूँ। क्योंकि अब एशियन गेम्स अब सामने हैं और इसकी शुरुआत होने वाली है, और टॉप मोस्ट नेशंस जो हैं इसका हिस्सा बनते हैं। तैयारियों को लेकर के आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि कितनी तैयारियां आपकी हुई हैं, क्योंकि करंटली हम देख रहे हैं जिजित्सु इतना बड़ा नहीं है इंडिया के अंदर, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, आप इसे आगे लेकर के आ रहे हैं। लेकिन बाकी अगर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एज ए प्रोफेशनल पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, और बाकायदा उनको पता होता है कब कितना ट्रेन करना है, क्या डाइट लेनी है। इंडिया में अगर करंटली हम बात करें, क्योंकि अब बड़ा कंपटीशन है सामने, इंडिया के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मेरी जो लास्ट एशियन चैंपियनशिप हुई थी, थाईलैंड में हुई थी, और मैं कजाकिस्तान से हारा था पॉइंट्स पे।
तो वो जो मेरे ओपोनेंट थे वो पिछले 1 साल से यूएस में ट्रेनिंग कर रहे हैं, टूर्नामेंट है कजाकिस्तान के, आए कंपटीशन खेला और फिर वो वापस यूएस में ट्रेनिंग कर रहे हैं रोज। तो अब यही होता है, नाम के लिए तो वो एशियन है बट सारा ट्रेनिंग अब्रॉड हो रहा है, गवर्नमेंट फुली स्पॉन्सर करती है उनकी ट्रेनिंग, स्टे, ट्रैवल, तो उससे बहुत हेल्प हो जाता है। जो आपका स्ट्रेस होता है एक्सपेंसेस का, डाइट का, वो सारा कवर हो जाता है। अब मैं भी जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं बाहर जाने का, हम लोग 1-2 स्टूडेंट्स हैं कोशिश कर रहे हैं, पर इतना स्ट्रेस है कि खर्चा कैसे कवर करेंगे, एकेडमी यहाँ पर कौन रन करेगा, वो सारे टेंशन इतने होते हैं कि आपके दिमाग में 10 चीज़ें चल रही होती हैं। आइडली तो मुझे कल चले जाना चाहिए और मैं बस कंपटीशन में वापस आऊँ, बट रियलिटी ये है कि यहाँ पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि 2-3 हफ्ते से ज़्यादा मैं जा भी नहीं सकता हूँ। बट इस बार अच्छी बात ये हुई है कि हम लोग की जो एसोसिएशन है, जिu-jitsu एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन लोगों ने स्टेप्स लिए हैं टीम को हेल्प करने के लिए। इस बार 16 लोगों की टीम जा रही है, जिसमें 8 मेल और 8 फीमेल्स जा रहे हैं। तरुण भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो तरुण यादव जा रहे हैं 62 किलोज में, अन्वेषा डेब जा रही हैं -49 किलोज में, और एक फाइटर हैं, 2 एक्चुअली और अच्छे फाइटर हैं। एक है उमा रेड्डी जो 84 किलोज में जा रहे हैं, और अमरजीत लोहान 84 किलोज में। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे फाइटर्स हैं जो इंडिया के लिए मेडल ला सकते हैं। और जैसे मैं कह रहा था कि जो जिu-jitsu एसोसिएशन है वो इस बार फॉरेन कोचेस लाने की भी कोशिश कर रही है, तो ट्राई कर रहे हैं कि बाहर से कोई आए जो हम लोग को हेल्प कर सके। और सेकंड ऑल्टरनेटिव ये भी है कि शायद टीम को भी बाहर भेजा जा सके थोड़े टाइम के लिए। तो अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इंडिया को बहुत हेल्प मिलेगा। अभी आप शायद ट्रेनिंग के लिए भी जा रहे हैं, अभी जी। हमने सुना है, तो उसके लिए आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी ट्रेनिंग भी होगी, क्योंकि एशियन गेम्स के लिहाज से, क्योंकि बाकायदा ट्रेनिंग में ज़रूरत होती है समय देने के लिए। जी। तो उसको आप कैसे देखते हैं, तमाम जो एथलीट जा रहे हैं साथ? तो मैं हमेशा लोगों को यही एग्जांपल देता हूँ, मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि लोगों को क्रिकेट समझ में आता है। तो चाहे आपको सारे शॉट्स आते हो, आप खड़े खड़े कुछ भी मार सकते हो टेनिस बॉल के साथ, पर जब तक आपके अगेंस्ट कोई 100 माइल वाला बॉलिंग नहीं डालेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि आपकी टेक्निक उस कंपटीशन के साथ कैसे करती है। तो टेक्निक हमको सब आता है, बट वही हाई लेवल कंपेरेटर्स के अगेंस्ट आपकी टेक्निक कैसे स्टैंड करती है, आपका रिएक्शन स्पीड कैसा होता है, आप कॉम्बिनेशंस को कैसे कंबाइन करते हैं, चेंज करते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए बाहर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अंशुल की बात हुई, अंशुल को भी हम बाहर इसलिए भेजते हैं कि उसको भी टॉप लेवल कंपटीशन के साथ अपना स्पीड वो बना सके। हम लोग के लिए भी सेम चीज़ है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं बाहर जाने का, जिससे हम लोग को भी इंटरनेशनल लेवल के ओपोनेंट्स मिले, उससे हम लोग का रिएक्शन स्पीड बेटर रहेगा। सिद्धार्थ जी, इंडिया में इकलौते आप हैं जो ब्राउन बेल्ट होल्डर हैं इस समय। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, स्टार्टिंग डेज ऑफ करियर। आप तो एज अ प्रॉपर जॉब करते थे जी। हमारी तरह, आप प्रॉपर नॉर्मल जॉब कर रहे थे जी, उस जी, समय जी। पे, और करीबन 5 साल आपने जॉब करी है। जी। तो वहां पर कैसे आपका ख्याल आया कि भाई मिक्स मार्शल आर्ट जिजित्सु की तरफ मुझे मुड़ना है, और क्या उस दौरान आप ट्रेनिंग करते थे? और एक किस्सा भी और है, वो भी आपसे जानना चाहूंगा जी। कि एक महिला जो फाइटर थी, वहां पर आपके कोच ने शायद आपको कहा था कि आप जाइए एक बारी हाथ आजमा के देखिए, तो वहां पर शायद आप 10-12 सेकंड का भी जी। जो है वो अंतर नहीं वहां पर आप डिफेंड कर पाए थे। जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके से Definitely. रुझान इस गेम की तरफ आया। तो हाँ, मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी 12 साल की एज पे। मैं बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था, डून स्कूल में, देहरादून में, और वहाँ पर बॉक्सिंग एक स्पोर्ट था, और एक ऐसा स्पोर्ट था जिसको किसी को खेलना नहीं था। किसी को 12 साल की एज पे बॉक्सिंग नहीं करनी होती है। तो मुझे भी बहुत डर लगता था कि कोई नाक तोड़ देगा, क्या कर देगा, और टूट गई नाक इवेंचुअली, बट लॉन्ग स्टोरी। बट हाँ, मैं बॉक्सिंग कर रहा था। उसके बाद जब मैं यूके गया तो मेरा फुल टाइम जॉब था। मैं 9 to 5 जॉब कर रहा था, अच्छी कंपनी थी। एक्चुअली अगर मेरे को आप पूछो 20 साल की एज पे, तो मेरी ड्रीम कंपनी थी। तो आपने कन्विंस कैसे किया अपने पेरेंट्स को भी? आप बहुत बोला मुश्किल होगा था। उन्होंने कि भाई आप एक बहुत मुश्किल अच्छी था। जॉब क्यों छोड़ के इस गेम में आ रहे हैं? बहुत मुश्किल था, बिकॉज बहुत अच्छी ब्रांड्स थी, बहुत अच्छा रोल था, बहुत अच्छा वर्क कल्चर था। 5 बजे वो आपको बोलते थे निकल जाओ ऑफिस से, बैठना नहीं है यहाँ पर। और यूके का लाइफस्टाइल ऐसा होता है, यूके में वो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। तो 5 बजे, और सब लोगों का कुछ ना कुछ हॉबी होता था। कोई रनिंग करता था, कोई वेट ट्रेनिंग करता था, कोई टेनिस खेलता था। मेरा था MMA। तो मैं 5 बजे ऑफिस खत्म, 6:30 बजे मैं जिम में होता था और ट्रेनिंग करता था। तो वो मेरी लाइफ थी 5 साल। बट टूवर्ड्स द एंड वो 5 साल होते होते मन में इतना वो डाउट आने लगा कि इंडिया में कोई MMA क्यों नहीं कर रहा है, क्यों ग्रो नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा ओनली इंडियन होता था अपने एकेडमी में, और डिफरेंट देशों से, ईरान से, इराक से, अमेरिका से लोग ट्रेनिंग के लिए आते थे, कोई इंडियन नहीं दिखता था।
तो मेरा हमेशा ये पॉइंट था कि इंडिया में क्यों नहीं कोई ग्रो कर रहा है, और वो 3-4 साल मैंने वेट किया, उसके बाद मैंने सोचा कि अब कोई नहीं करने वाला है, और अगर कोई नहीं करेगा तो मैं क्यों नहीं करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ। तो लास्ट 1 ईयर एक्चुअली यूके में बहुत मुश्किल था, क्योंकि रोज मैं सुबह उठता था, मेरे दिमाग में ही चलता था कि करना है, अब इंडिया में शुरू करना है, कोई नहीं करेगा, हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वापस आके मैंने शुरू किया। और जो आप कहानी की बात कर रहे हैं कि मेरे एमएमए क्लब में पहली बार जब जित्सु क्लास हुआ था, तो मैं क्लास के लिए आया था, पर मुझे पता नहीं था जित्सु होता क्या है। मैं क्लास में एंटर किया और लोग जमीन पे ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा क्या, 2 लोग सांपों की तरह। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं करना है, मैं बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग करता हूँ, मुझे उसमें ही पसंद है। तो मैं बैठ गया, मैंने कहा मैं देखूंगा बस। मेरे कोच थे, उनने कहा कि सिद्धार्थ आप क्यों नहीं कर रहे? मैं कहा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं देखना चाहता हूँ बस। तो उनने कहा कि ठीक है बैठ जाओ। पर हम लोग के क्लास में एक लड़की थी छोटी सी, ईरान की, 40 किलो की होंगी वो। उनका कोई पार्टनर नहीं था, हमेशा आप ये ट्रेनिंग पार्टनर के साथ करते हैं, तो कोई पार्टनर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ आप पे मत करो सेमिनार के लिए, उनका पार्टनर नहीं है, आप जाके उनके साथ उनको बस हेल्प कर दो। मैं कहा ठीक है हेल्प कर देता हूँ। तो मैं गया, और मैं 70 किलो का था, वो 40 किलो की थी, और टेक्निक की अच्छा था। और मैं उस टाइम तक 12 साल तो मैं कर रहा था बॉक्सिंग या मुआय थाई। तो अब स्पारिंग का टाइम हुआ, स्पारिंग मतलब फुल कांटेक्ट, पूरा आप पूरा दम लगा सकते हैं। तो मैंने उसको बोला कि चलो अब स्पारिंग हो रही है, मैं तो आपसे बड़ा हूँ साइज में, तो मैं आराम आराम से करूँगा, धीरे धीरे देख के। उन्होंने कहा नहीं नहीं लगा दो दम। मैंने कहा नहीं नहीं मैं लाइट करूँगा। तो शुरू हुआ, मैं थोड़ा सा घुसा अंदर, और पता नहीं क्या हो गया, उसने मेरी गर्दन पकड़ ली, मैंने निकलने की कोशिश करी, और मुझे याद ही नहीं फिर क्या हुआ। मैं उठा तो मैं ऊपर देख रहा था, तारे दिख रहे थे ऊपर, मैं आंखें खुली, मैंने कहा ये क्या हुआ? तो उन्होंने बोला तो आप अंदर आ गए, मैंने आपकी गर्दन पकड़ ली, और एक चोक होता है गिल्टिन चोक लगा दिया। आप चोक हो रहे थे, आपने टैप नहीं किया, जब आप टैप करते मैं छोड़ देती, आपने टैप ही नहीं किया, तो मैं पकड़ी रही, फिर आप सो गए। मैंने कहा ये क्या हुआ यार, ये तो अजीब सी चीज़ हुई गई। तो अब थोड़ा सा हर्ट भी हुआ यार कि इतनी छोटी सी लड़की मेरे को अनकॉन्शियस कर दिया उसने। तो मैं कहा दोबारा करते हैं, उसने कहा हाँ ठीक है। अब मैंने कहा मैं थोड़ा सा हट जाऊँगा, उसने कहा हाँ। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने 120% सब कुछ डाल दिया उसमें, पूरा अंदर घुस गया मैं। और जितनी तेज में घुसा उतनी तेज उसने जो भी किया, और मैं उठा और फिर से तारे दिख रहे हैं। अरे वो क्या रहा है, उसको पूछा मैंने क्या किया आपने? आप अंदर आए, मैंने आपका रिस्ट पकड़ा, ट्राइसेप पकड़ी, आपको टर्न किया, आपकी बैक ले ली, और एक चोक लगा दिया जिसको बोलते हैं रेयर नेकेड चोक। आपने फिर से टैप नहीं किया, फिर से सो गए। तो मैं कहा ये तो बहुत सही चीज़ है यार, मतलब मैं 70 किलो का, और मैं भी कोई सड़क से उठ के नहीं आया हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं बॉक्सिंग मुआय थाई किक बॉक्सिंग कर रहा हूँ इतने सालों से, आपने मेरे को कर दिया। तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत अच्छी मार्शल आर्ट है। ये तो मतलब अगर कोई मुझसे 30 किलो कम मेरे को ये कर सकता है, तो मैं भी 30 किलो ऊपर आदमी को कर सकता हूँ, ये 100 किलो आदमी को मैं आराम से कर सकता हूँ। तो वो मेरा काफ़ी बड़ा आई ओपनर था कि ये जित्सु चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। और मैंने ये भी सोचा कि इंडिया में बिकॉज इतनी वेमेन होती हैं, उन पे कितने पोटेंशियली अटैक्स होते हैं, इतना सेल्फ डिफेंस सिचुएशंस में आता है, तो मैं सोचा अगर ये सीख लूँ और ये जाके इंडिया में सिखा दूँ इंडियन वेमेन को, तो कितनी वो डेंजरस हो जाएंगे, कोई अटैक ही नहीं करेगा, डर डर के अटैक करेगा। तो वो मेरे मोटिव्स थे कि सीखना है और इंडिया में आके सिखाना है। जी। आपके ट्रेनिंग क्लब के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो जी। कि अभी रन चल रहा है, आप दिल्ली में चला रहे हैं, और दोनों हम्म। जगह आप टाइम दे रहे हैं, आपका शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा, वो भी जानना चाहूँगा मैं, जी किस तरह से आप मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि आप जिजित्सु की भी तैयारी कर रहे हैं, जी प्लस आप मिक्स मार्शल आर्ट जो हैं उनको भी ट्रेन करते हैं आप। जी पिछले कुछ समय में, अगर हमने लास्ट टाइम मेरी आपसे बात आई थी तो अंशुल जी भी थे साथ में, उनसे भी बात चल रही थी, जी और आपका टारगेट था कि भाई हर 5 साल या 10 साल में एक जो है मैं अपनी तरफ से यूएफसी के अंदर जी खिलाड़ी जो है तैयार करके जरूर बेचूंगा, और उनमें जी। से एक अंशुल जुबली आ चुके हैं। आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं कि मिक्स मार्शल आर्ट्स का क्या भविष्य नजर आता है, और क्या इंडियंस और ज्यादा यहाँ पर हमें यूएफसी में खेलते नजर आएंगे? आई थिंक अगले 5 साल में आप लगभग 10 से 15 इंडियन फाइटर्स को यूएफसी में देखेंगे। एक आध फाइटर जो मेरी नज़र में, एक है पुण्यजीत लिखारू जो असम से हैं, बहुत टैलेंटेड फाइटर हैं, उनको फाइट्स मिली नहीं है विच इज़ बैड लक, बट मैं बहुत श्योर हूँ कि उनको अगले 1 साल या 1.5 साल में यूएफसी साइन अप कर लेगा। और उसके अलावा बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर है। मतलब मेरा स्केड्यूल तो आप मत ही पूछिए, क्योंकि सुबह से शाम तक जस्ट या तो मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, या खुद की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, या किसी की ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा हूँ। दिल्ली नोएडा में मैं भागता रहता हूँ। फैमिली टाइम आपके लिए बच पाता है या वो बिल्कुल नहीं? बहुत मुश्किल है। पर्सनल लाइफ तो आप
चांस ही नहीं है। मेन फोकस होता है बिकॉज मेरा खुद का ट्रेनिंग 8 घंटे का अभी हो रहा है एशियन गेम्स के लिए। सुबह 2 घंटा वेट ट्रेनिंग होता है, फिर ड्रिलिंग होता है दोपहर में, और शाम को 4 घंटा हम लोग पूरी टीम के साथ ट्रेनिंग करते हैं। तो लगभग 8 घंटे वो हो गए। उसके अलावा एमएमए टीम को ट्रेनिंग करवाना होता है, प्लान बनाना होता है सारी, बिकॉज मैं भी हर जगह नहीं हो सकता हूँ। तो जिसु कोच को क्या सिखाना है, किक बॉक्सिंग कोच को क्या सिखाना है, बॉक्सिंग कोच को क्या सिखाना है, वो सब भी पूरा ड्रा आउट करना पड़ता है। तो बहुत बहुत स्ट्रेसफुल है, बट बहुत मज़ा आता है करने में। तो ऐसा आपने स्टार्टिंग में एज अ बॉक्सिंग जैसे आपने कहा शुरुआत की थी, उसके बाद फिर जिजित्सु माउ था और ये भी आए, इसके अलावा मिक्स मार्शल आर्ट्स में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो करंट टाइम्स में अगर आप थोड़ा दर्शकों को बता पाएं जिजित्सु के बारे में और मिक्स मार्शल आर्ट से कितना डिफरेंट है ये, थोड़ा सा क्लैरिटी और आ जाएगी। जी, तो मिक्स मार्शल आर्ट्स के 4 मेन पहलू होते हैं। बॉक्सिंग, जिसमें आप पंचेस थ्रो करते हैं जी। मुआय थाई, जो थाईलैंड का नेशनल स्पोर्ट है, जिसमें आप पंचेस, किक्स, एल्बोज, नीज सब चलाते हैं। फिर हो गया रेसलिंग, जो कुश्ती होती है हमारी, कि किसको कैसे पकड़ना है और नीचे गिराना है। और फाइनल एलिमेंट होता है जिजित्सु, जो ग्राउंड पे फाइटिंग, कैसे आप किसी को टेक्निक को यूज करके किसी को चोक कर सकते हैं अनकॉन्शियस, उसका हाथ तोड़ सकते हैं, शोल्डर डिस्लोकेट कर सकते हैं, वो सब होता है जिजित्सु। तो जिजित्सु एमएमए का 4 में से एक पहलू पे फोकस होता है। जिजित्सु का बेनिफिट ये है कि आपको कोई पंच नहीं करता है फेस पे, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। तो काफ़ी लोग ऐसा होते हैं यूएस में, कनाडा में, ब्राज़ील में, फैमिलीज कर रही हैं, फादर कर रहा है ट्रेनिंग, ग्रैंडफादर कर रहा है, मदर कर रही हैं, डॉटर्स कर रही हैं, सब पूरा फैमिली ट्रेन कर सकता है, बिकॉज इसमें कोई पंचिंग ही नहीं है। आप बस टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, अपने ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, आपको पूरा फुल बॉडी वर्कआउट मिल रहा है। और इट्स लाइक प्लेइंग अ गेम। आप चेस खेलते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ, तो इट्स बेसिकली ह्यूमन चेस। अब ह्यूमन चेस खेल रहे हैं तो बहुत मज़ा आता है। मेरे को कुछ टेक्निक्स आती हैं, आपको कोई टेक्निक्स आती है, मैं अपनी टेक्निक आप पे ट्राई करूँगा, आप मेरे पे ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। तो बहुत मज़ा आता है। एमएमए में बहुत मज़ा आता है, बट एमएमए में आपको पंच लगेगा, आँख काली हो जाएगी, सूज जाएगा, तो वो सब होता है फ़र्क। बट मेरे ख्याल से एमएमए के अलावा कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है जो इतना एक्साइटिंग हो, इतना एक्सप्लोसिव हो। और नो डाउट नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्रिकेट के बाद इंडिया में एमएमए नंबर 2 स्पोर्ट होगा। जी हाँ, क्रिकेट भी आपको बता दें एशियन गेम्स का भी हिस्सा है। मेंस और वुमेन्स टीम जो है खेलती हुई नजर आएगी। लास्ट टाइम आप हमने देखा था कि अंशुल भी थे आपके साथ और आप एज अ कोच की भूमिका में थे, लेकिन आप एज अ प्रॉपर आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं इंडिया को, तो क्या अलग से प्रेशर, क्योंकि एक कोच का भी प्रेशर अलग से होता है और बतौर अब आप रिप्रेजेंट करेंगे जिजित्सु को इंडिया के लिए, उसका प्रेशर अलग होता है, तो कितना प्रेशर महसूस करें? डिफरेंट प्रेशर होता है, बिकॉज जब अंशुल फाइट करता है तो जनरली मेरे को ज़्यादा नर्वसनेस होती है, बिकॉज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप आउटकम को आपने बता दिया, उसको समझा दिया है, सारा स्ट्रैटेजी फिगर आउट कर लिया है, बट अब अंदर क्या होगा आपके कंट्रोल के बाहर है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज अब मैं खुद की ट्रेनिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ, खुद के फाइट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो थोड़ा लेस प्रेशर होता है। इंटरनली लेस प्रेशर होता है, एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बिकॉज एक्सटर्नली जो अंशुल का फाइट है उस पर बहुत प्रेशर है। मैं अब एशियन गेम्स में फाइट कर रहा हूँ, इंटरनली मेरे को कोई प्रेशर नहीं है, पर बाहर से बहुत प्रेशर है। फैमिली बोल रही है कुछ करना है, जीतना है, इतने साल दे दिए स्पोर्ट में, अब चांस है रियली स्पोर्ट को ग्रो करने का। तो एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा, इंटरनली मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लेता हूँ, अपने फाइट्स के बारे में ज़्यादा प्रेशर नहीं देता हूँ। सिद्धार्थ, जैसे क्रॉस ट्रेनिंग जो क्लब आपका चलता है वहाँ पर बिल्कुल मिक्स मार्शल आर्ट्स तो आप सिखाते हैं, कि जिजित्सु की भी ट्रेनिंग आप वहाँ पर देते हैं जी। एथलीट जो अगर आने वाले टाइम पे और भी जुड़ना चाहें, तो क्या और हम देखेंगे ऐसे इंस्टीट्यूट्स या क्लब्स देश में खुलते हुए नजर आए, ताकि जो यंगस्टर्स हैं उनको भी सीखने का मौका मिले और आगे आने का मौका मिले? जी, एमएमए और जिजित्सु जनरली दोनों चीज़ें एक एकेडमी में सिखाई जा सकती हैं। और अगर मैं यूएस का एग्जांपल दूँ, अमेरिका का, बिकॉज अमेरिका हमसे 20 साल आगे है इस स्पोर्ट में, वहाँ पर पहले एमएमए का एक्सप्लोजन हुआ, हर जगह एमएमए जिम्स खुलने लगे और उसके बाद सेकंड टियर में जिजित्सु स्कूल्स खुलने लगे, बिकॉज पहले सब लोग जो यंगस्टर्स होते हैं वो एमएमए की तरफ जाते हैं। पर 10 साल बाद वही एमएमए फाइटर्स जब रिटायर होते हैं, उनको अभी भी ट्रेनिंग करनी है, वो जिजित्सु कर सकते हैं, बिकॉज उसमें हमको चोट नहीं लग रही है, उनके बच्चे हो जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग वो सब जिजित्सु में हो जाती है। तो अभी हम लोग उस पॉइंट में है कि एमएमए क्लब्स बहुत खुल रहे हैं हर जगह। अब नेक्स्ट फेज आएगा जब जिजित्सु के क्लब्स भी खुलने लगेंगे, तो ग्रोथ दोनों स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा होने वाली है।
सिद्धार्थ, एक चीज़ और है, अगर ओलंपिक्स की हम बात करते हैं, एशियन गेम्स की बात करते हैं, तो टॉप कंटेंडर्स जो आते हैं, चाइना निकल कर आता है जी उसमें, जापान का नाम रहता है, यूएसए जी का रहता है, इंडिया भी है टॉप 5 के अंदर। मैं आपको बता दूं एशियन गेम्स की अगर मैं बात करूं, एशियन गेम्स में, और सबसे पहला एशियन गेम्स भी दिल्ली के अंदर ही हुआ था 1951 के अंदर, और अब होने जा रहा है ये 19वां एशियन गेम्स। 19th। तो कहाँ आपको लगता है कि इंडिया लैग कर जाता है अगर मेडल्स के मामले में, और कहाँ आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट यहाँ अगर इधर वक्त दिया जाए तो और बेहतर हो सकता है? आई थिंक मैटर ऑफ टाइम है। आई थिंक मैटर ऑफ टाइम है। आई थिंक हम लोग का फोकस अब बाकी स्पोर्ट्स पे ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर मैं 5 साल 10 साल की बात करूं, बहुत सारे नए स्पोर्ट्स पे काफ़ी सारा फोकस आ रहा है, और आई थिंक वो मेडल्स पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। धीरे धीरे हम लोग के मेडल्स बढ़ रहे हैं, हम लोग की परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, और ज़रूरी नहीं है कि आपका पहले साल में ही किसी नए स्पोर्ट में सारे मेडल्स आ जाएंगे। आप लोगों की परफॉर्मेंस देखिए, वो जा रहे हैं, कंपेरेटिव हो रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी टाइम ऐसे देशों से भी कम्पीट कर रहे हैं जो उस स्पोर्ट में माहिर हैं, उन्हीं का स्पोर्ट है काफ़ी काफ़ी बार। तो आई थिंक जिस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है अभी, हम लोग के फेडरेशन सपोर्ट कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है कि इंडिया डेफिनेटली, आई थिंक एक दिन आएगा जब फर्स्ट भी आ सकते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। लास्ट हम लोग का जो एशियन चैंपियनशिप था, उसमें चाइना के फाइटर थे एक, उनको हम लोग के तरुण यादव ने डिफीट किया था 62 किलोज में। तो ऐसा नहीं हम लोग नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा टाइम के साथ, जब हम कम्पीट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जब बाहर ट्रेनिंग करेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की बात है बस। उसके अलावा हम लोग के एथलीट्स में और फॉरेन एथलीट्स में कोई फ़र्क नहीं है। तो इस बार क्योंकि फर्स्ट टाइम है जिजिट्सु जो इंडिया जो है वहाँ पर गेम्स का हिस्सा है, आप भी जी हैं, विशाल है, तरुण है, जी तमाम लोग हैं, पूरा प्रयास करेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम ही है, थोड़ा सा प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जी। क्या मेडल्स की उम्मीद कर सकते हैं आप? और जैसे जैसे मैंने बोला कि एथलीट जो मेरे फोकस में हैं वो हैं तरुण यादव, अन्वेषा डेब, उमा रेड्डी और अमरजीत लोहान। ये 4 ऐसे फाइटर्स हैं जिसमें मुझे को लगता है कि इंडिया को मेडल ला सकते हैं। इन पे बहुत मेरा बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। और क्योंकि जिजित्सु अब एशियन गेम्स में भी आ गया, और आप सब जा रहे हैं, परफॉर्म करेंगे, बेहतर होगा, और आने वाले समय में और भी लोग जानेंगे इस गेम को, क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ज़रूर क्रिकेट लविंग नेशन माना जाता है, क्रिकेट के बहुत सारे जो है इवेंट्स भी होते हैं। जिजित्सु अब आप लेकर के आ रहे हैं, अब और भी लोग जानेंगे इसको और जी ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं आने वाले 10 सालों में, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट्स पे तो मैं आपसे कई बार सवाल करता हूँ, जिजित्सु को कैसे देखते हैं कि क्या आने वाले समय में और सेंटर्स खुलेंगे जहाँ पर जैसे कि आप अभी रन कर रहे हैं, और क्या और ज़्यादा यंगस्टर जो हैं इसकी तरफ आगे आकर के एक बड़े लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं? तो जित्सु एक बहुत इंटेलिजेंस बेस्ड स्पोर्ट है, और आई थिंक इंडियंस जनरली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हम लोग बहुत स्ट्रेटेजिक होते हैं, और यहाँ पर हम लोग का फ़ायदा ये है कि यहाँ से आप अपनी इंटेलिजेंस को भी यूज़ कर सकते हैं, और उससे आप फिट भी हो सकते हैं। इंडिया में भी फिटनेस का कल्चर भी बहुत है, लोग चेंज हो रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, और जित्सु से अच्छी कोई बात है ही नहीं। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो मैं सिगरेट पी, मेरे को मज़ा आया, पर अगर मैं ट्रेनिंग पे गया उसके बाद, तो जो मेरे ओपोनेंट्स मेरी धुलाई करेंगे, क्योंकि मेरा कार्डियो अब खराब हो गया है, तो मैं कर ही नहीं सकता। अगर मैंने जाके फास्ट फूड खाया, मज़ा आया, फिर ट्रेनिंग पे जाके उन्होंने मेरे को धोया, तो मैं खुद ही अपने आप फास्ट फूड छोड़ दूंगा, मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, बिकॉज मेरे को ट्रेनिंग में अपने ओपोनेंट्स के साथ या अपने टीममेट्स के साथ हारना नहीं है। तो एक ऐसे हम लोग जिम में जाते हैं, ट्रेडमिल में चल रहे हैं, थक गए, बंद कर दिया। अब यहाँ पर एमएमए ट्रेनिंग में जिस ऐसा नहीं हो सकता, आप बंद नहीं कर सकते, ट्रेडमिल नहीं है जी। आपका बंद करना, मतलब किसी ने आपको सुला दिया या फिर आपको गिरा दिया या आपके ऊपर बैठ गया, ये आपको हारना नहीं है। तो ह्यूमन नेचर होता है कि हम वी डोंट लाइक टू फेस डिफीट, हमने हारना पसंद नहीं है। तो वो जो कंपेरेटिव स्पिरिट है जो हम सबके अंदर है, उसकी वजह से हम लोग की ओवरऑल लाइफस्टाइल बेटर हो जाती है जित्सु में। आप बिकॉज आपको अपने टीममेट्स के साथ compete करना है रोज़, आप अच्छा खाएंगे, अच्छा सोएंगे, तो सोसाइटी ऑन अ होल इम्प्रूव होती है ऐसे स्पोर्ट्स के साथ। तो इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ कि जैसे स्पोर्ट ग्रो करेगा, हम लोग की सोसाइटी भी ग्रो करेगी, इम्प्रूव करेगी, विमेन सेफ होंगी, बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनको बुली करते हैं स्कूल में, वो आते हैं बिल्कुल लो कॉन्फिडेंट के साथ, आंख नीचे, और 3 महीने के अंदर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हाई फाइव दे रहे हैं सीनियर्स को, और वो ऐसे बच्चे बन जाते हैं जो जाके स्ट्रॉन्ग तो होते ही हैं, बट वो जाके ये इंश्योर करते हैं कि बाकी बच्चे बुली ना हो। तो ये सारे क्वालिटेटिव चेंजेस मैंने देखे हैं जित्सु के थ्रू। तो आई होप कि इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो करे। तो ऐसे ना दिलीट, आपका पूरा साल ही बिजी रहता है जैसे आप बता दें, क्योंकि क्लब भी चल रहा है और आपको खुद भी ट्रेनिंग करनी है, तो जी। बीच में क्या कुछ आप
थोड़ा खुद के लिए वक्त निकालते हैं, मतलब छुट्टी वुट्टी पे जाना, या कोई डाइट में कुछ चीट मील वगैरह ऐड करते हैं, या पूरा 365 दिन आपका एक ही डाइट या शेड्यूल? ओके, वो बहुत 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 मुश्किल क्वेश्चन पूछा आपने। हम्म, मैंने आखिरी बार छुट्टी ली थी आई थिंक 5 साल पहले, क्योंकि और छुट्टी भी मतलब मैं थाईलैंड गया था, वहाँ ट्रेनिंग ही करके आया था। लाइफस्टाइल ऐसी है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप हारने से इतना डरते हैं कि आप खाना सही करते हैं, आप लेट नाइट नहीं करते हैं, सब कुछ अच्छी लाइफस्टाइल से जीते हैं। तो छुट्टियों में भी आप जो अच्छी चीज़ चल रही है उसको जो आप उसको कंटिन्यू करते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि चीट मील सोच रहा हूँ, चीट मील मैं नहीं करता, चीट मील नहीं करता। बट मेरी डाइट ऐसी नहीं है कि मैं कुछ भी चीज़ इंटेंशनली अवॉइड कर रहा हूँ। मैं प्रोटीन भी खाता हूँ, मैं कार्बोहाइड्रेट भी लेता हूँ, स्वीट्स भी मैं खाता हूँ, बट सब चीज़ मॉडरेशन में। अगर मेरे ख्याल से जो चीज़ आप मॉडरेशन में ले रहे हैं उसको आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। जिस चीज़ को आप एक्सेस में करते हैं वो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि डाइट में मैं अवॉइड कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ क्रेव करता हूँ। मैंने अगर 5 दिन घर का खाना खाया तो ऐसे नहीं तो 6 दिन मेरे को मैकडॉनल्ड्स खाना है। जब जाके मैं रोज़ मॉडरेशन में खाता हूँ, जो पसंद आता है, हेल्दी है, टेस्ट भी ठीक करता है, उसको मैं खाता हूँ। तो अभी जैसे एशियन गेम सामने है, आप उसके लिए बड़ा टारगेट है, इसके अलावा और क्या क्या आगे आप सोच रहे हैं जहां हम आपको देख सकते हैं, देखने जी, को? 3 मेरे मेन कॉम्पिटिशन्स हैं। अभी तो ऑब्वियसली एशियन गेम्स है जिस पे सबका फोकस है। उसी महीने में एंड ऑफ अक्टूबर में एशियन कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होती है अबू धाबी में, और उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है नवंबर में। तो ये 3 मेरे कॉम्पिटिशन्स हैं इस साल जिस पे फोकस है। इन तीनों में मैं चाहता हूँ कि मैं मेडल लेके आऊँ इंडिया के लिए। तो अगेन जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ये साल बहुत बहुत बिजी साल है। जी। बहुत कुछ हो रहा है, बट आई थिंक ये बेस्ट है क्योंकि सारे टूर्नामेंट्स एक ही टाइम पीरियड में हैं, और जो मैं एक ट्रेनिंग कैंप करूंगा उसी के थ्रू मैं सारे कॉम्पिटिशन्स खेल सकता हूँ। जब आप कभी ऐसा होता होगा, क्योंकि हर एक मतलब एथलीट की लाइफ में भी और एज अ नॉर्मल बीइंग भी लाइफ में कुछ ऐसा वक्त आता है जब आप डिमोटिवेट महसूस करते हैं हम्म। और मतलब कुछ करने का मन नहीं होता। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि कुछ दिन आपको ट्रेनिंग करने का मन नहीं कर रहा है, या आपको कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है, आपका ध्यान थोड़ा नहीं, मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ऐसा हुआ है कभी? तो आप उसको कैसे कॉप अप करते हैं? बहुत होता है, हम्म, बहुत होता है। जो आपकी स्पेशली जिस दिन ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती है, जैसे कल मेरी ट्रेनिंग बहुत गंदी हुई थी, बहुत गंदी ट्रेनिंग हुई थी। जो भी मैं ट्राई कर रहा था कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और और लगता है फिर जनरली लगता है कि मैं एक हफ्ता छुट्टी ले लूँ। बट फ़ायदा ये है कि बिकॉज वो मिक्स मार्शल आर्ट्स हम लोग करते हैं, अगर आपका जित्सु में अच्छा दिन नहीं हुआ, अगले दिन आप किक बॉक्सिंग कर सकते हो और कंप्लीटली चेंज हो गई मेंटालिटी। अगले दिन आप बॉक्सिंग कर सकते हो, अगले दिन रेसलिंग कर सकते हो। तो इतने सारे डिफरेंट चीज़ें हैं एमएमए के बीच में कि एक चीज़ अगर ठीक नहीं चलती तो आप दूसरी चीज़ पे फोकस कर सकते हो। जी। बट बहुत नॉर्मल है जो आपने बोला कि लगता है कि कुछ काम ही नहीं कर रहा, थोड़ा टाइम ले लेते हैं, बट टाइम लेना नहीं चाहिए। वही डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बारे में हम लोग बात करते हैं हमेशा, कि जस्ट बिकॉज कोई चीज़ अच्छी नहीं चल रही या मन नहीं लग रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दो। आप कुछ और करो जो उसी को हेल्प करेगा, एंड देन सर्कल बैक टू इट। बिल्कुल। कोई स्पेशल मैसेज आप सिद्धार्थ देना चाहें यंगस्टर्स के लिए जो आपको देख रहे हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स में, या हम बात करें या जिजित्सु की बात कर लें, या तो उन वो गेम्स में इंटरेस्ट है, उनका आगे आना चाहते हैं, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप यंगस्टर हैं और आपको स्पोर्ट शुरू करना है, तो पहले तो अपने पेरेंट्स से बात करिए और उनको बोलिए कि अब वो सिचुएशन नहीं है जो 5 साल पहले थी। अब एमएमए में भी करियर है, यूएफसी इंडिया आ गया है, इंडिया में मैट्रिक्स फाइट नाइट है, जिससे फाइटर्स बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं अब एमएमए में। और उसके अलावा अगर आपको जित्सु खेलना है तो जित्सु में भी अब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। एजीपी टूर होता है, एशियन गेम्स में अब आ गया है, होपफुली कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स में भी एट सम पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद तो स्पोर्ट को रोकना इम्पॉसिबल है। तो ये पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपके डॉटर को या सन को कुछ स्पोर्ट खिलाना है तो ये बहुत अच्छा स्पोर्ट है, क्योंकि इससे नॉट जस्ट आप फिजिकली बेनिफिट करेंगे, बट आपकी इंटायर पर्सनैलिटी डेवलप होगी एक पॉजिटिव वे में। तो पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है और स्टूडेंट्स के लिए है कि आप ट्रेनिंग शुरू करिए, बिकॉज मैं गारंटी करता हूँ अगर आप ये स्पोर्ट अगर 6 महीने भी कर लेंगे तो आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, आपको बहुत हेल्प करेगा ये। बिल्कुल। एक सवाल और, क्योंकि सिद्धार्थ एमएफएम का आपने जिक्र किया,
उसमें भी हम देख रहे हैं कि इंडिया के बहुत सारे जो एथलीट बहुत अच्छा कर रहे हैं, जी। अंगद हैं, पूजा हैं और जी। अंशुल भी थे एक समय पे जी। करते हैं वो ट्रेन। तो वो कैसे प्लेटफॉर्म आप देखते हैं, क्योंकि उसमें भी आप इंडिया के बाहर भी तमाम जो है लड़ने के लिए आते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स के, उनको आप डिफीट करते हैं और चैंपियन बनते हैं। जी। मैट्रिक्स फाइट नाइट ने कितना कमाल का काम किया है, क्योंकि उनसे पहले मैट्रिक्स फाइट नाइट से पहले 4-5 साल ऐसा पीरियड था जब इंडियन एमएमए बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा था, क्योंकि उससे पहले सुपर फाइट लीग थी जो बंद हो गई, उसके बाद 4-5 साल को छुआ नहीं। तो काफ़ी सारे इंडियन फाइटर्स जो थे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और काफ़ी सारे रिटायर हो गए, कुछ ने छोड़ दिया, कुछ ने जॉब ले लिया। तो जब मैट्रिक्स फाइट नाइट वापस आई, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। उन लोगों ने जो यंग अपकमिंग फाइटर्स हैं उनको हेल्प किया, एक प्लेटफॉर्म दिया, और जो पुराने फाइटर्स थे जो छोड़ने वाले थे उनको भी वापस ले आए। तो अब ये हुआ है कि आपके ओल्ड फाइटर्स भी आपके इकोसिस्टम में हैं जो फाइट कर रहे हैं, और जो यंग ब्रिगेड है, आपने अंगद का नाम लिया, पूजा का नाम लिया, ये भी बहुत हाई लेवल के इंटरनेशनल फाइटर्स हैं। उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिनसे उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्ड किया जा रहा है। अगर आप एक अच्छे फाइटर को एक बहुत हाई लेवल फाइटर से बिगनिंग में फाइट करा देंगे तो वो नहीं जीत सकता, उसको धीरे धीरे आप हाई लेवल कंपटीशन देंगे तो उसको कैच कर सकता है। तो मैट्रिक्स फाइट नाइट यही कर रही है। पहले उन्होंने इंडियंस वर्सेस इंडियंस किए फाइट्स, इंडियंस में जो अच्छे बेस्ट इंडियंस थे उनका फिर कंपटीशन कराया बाहर के हाई लेवल नहीं बट अच्छे फाइटर्स से, उनको जब हराया तो अब इंडियन फाइटर्स ऐसे लेवल पे आ गए हैं जब बाहर के भी वो हाई लेवल फाइटर से फाइट कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी एमएमए ग्रो कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैट्रिक्स फाइट नाइट को जाएगा, आयशा श्रॉफ मैम को जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिंगल हैंडेडली इस स्पोर्ट को इंडिया में बचाया है। बिल्कुल, और बेहतरीन तरीके से ग्रो भी कर रहे हैं, लगातार इवेंट्स भी होते हैं, लेकिन अब सभी की नज़रें जो हैं वो एशियाड पर है, एशियन गेम्स में है, और 40 गेम्स हैं जिसमें कई सारे भारत के भी जो एथलीट्स हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं, और सिद्धार्थ भी उनमें से एक हैं। तो हमारी तरफ से गुड विशेज़ आपको कि आपका ये जो एशियन गेम्स है बहुत अच्छा भी थे, और ज़रूर आप अपना 100% वहाँ पर जाकर के दीजिए। और इसी तरह हम आपको रोज़ाना आगे आने वाले समय में मिलवाते रहेंगे एथलीट से, और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे किस तरीके से वो अपने लिए तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।